हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है करने वाले हैं और उसके अंतर्गत जो है आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आज हम करेंगे। तो हमारा चैप्टर जो है यह हमारा पहला नंबर चैप्टर मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के नाम से यह हमारा चैप्टर जाना जाता है। जैसा कि आप एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं, हमारा पहला नंबर चैप्टर है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र मानव भूगोल के, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। जी बच्चों, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप सभी के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही आपके सिलेबस के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यानी आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। जी बच्चों, ये आपके सेशन 2024 से 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो हमारा मानव भूगोल का जो हमारा बुक है, इस बुक का नाम हो जाएगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही इस क्लास का नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाके चेकआउट करके हमारा जो है आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और अपने पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम सब करते हैं एक और मेहनत। जी, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा इसमें कि पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी मानव भूगोल क्या है इसको परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के जो मध्य संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच के जो सतत परिवर्तनशील जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं विस्तार की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल की जो प्रकृति और उनके बीच के जो सतत परिवर्तनशील जो पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि लगातार परिवर्तित होते जो पारस्परिक क्रियाएं होती है और उनसे उत्पन्न जो सांस्कृतिक लक्षण आते हैं उन सभी को जो है इसके अंतर्गत वितरित रूप से वितरण की विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर जो है किया जाता है। एलन सी सैंपल के द्वारा मनुष्य यानी कि मानव, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव जो है वह भूगोल क्रियाशील मानव और स्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। यानी कि एलन सी सैंपल कहते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर जो हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी रुकी हुई थोड़ी ना है, पृथ्वी तो हमेशा रोटेट कर रही है यानी चल रही है। तो अस्थिर पृथ्वी के मध्य जो बदलते हुए संबंध है उसका अध्ययन जो है हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जो कि हमारे मानव भूगोल की परिभाषा हो जाती है। जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताइए, या ना मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्या है उनके नाम बताइए। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र जो है, यानी कि मानव भूगोल के और कितने प्रकार में डिवाइडेड किया जा सकता है यानी बांटा जा सकता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो पहला हमारा हो जाएगा मानव भूगोल के उपक्षेत्र में पहला नंबर हमारा है व्यवहारवाद विचारधारा। पहला हमारा आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद विचारधारा। और उसके बाद जैसा कि हम देखते हैं कि दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर मानव कल्याण का भूगोल, मानव के कल्याण का भूगोल। और तीसरा हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल। और चौथा हमारा हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल, यानी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जिसमें जानकारी मिलती है वो ऐतिहासिक भूगोल हो जाता है हमारा। पांचवा नंबर हो जाता है संसाधनों का भूगोल, यानी कि जिसमें संसाधनों के से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संसाधन का भूगोल। और छठा हमारा है कि कृषि भूगोल, यानी कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है वो कृषि भूगोल। और उसके बाद है सातवां हमारा उद्योगों का भूगोल। ये सभी जो है हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मानव भूगोल की उपक्षेत्र के बारे में आपने जाना दूसरे नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है हमसे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल का उद्भव
कब भौगोलिक अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ, यानी मानव भूगोल जो है उसका उद्भव यानी वो हमारे समक्ष जो है कब एक भौगोलिक अध्ययन की विशेष शाखा के रूप में आया। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी 19वीं शताब्दी जब चल रही थी 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिस पुस्तक का नाम ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके प्रकाशित होने पर उससे प्रेरणा लेकर भौगोलिक अध्ययन की एक विशिष्ट शाखा के रूप में मानव भूगोल का विकास हुआ। यानी कि 19वीं शताब्दी जब चल रही थी उस समय चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज थी उसके माध्यम से उससे प्रेरणा लेकर जो हमारे भूगोल के जो भौगोलिक वेदा थे, यानी भूगोल वेद के जो भूगोल शास्त्र का जो अध्ययन करता थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है उन अध्ययन से हमारे समक्ष जो है एक विशिष्ट शाखा के रूप में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ उस बातों को जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया और जाति हमें समझाने का भी प्रयास किया। तो यह हमारा हो जाता है मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ और उसकी विशेष शाखा क्या है। तो उसी प्रकार से हमारा ये आंसर आपको तीसरा नंबर का हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथा नंबर। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए। और हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि बच्चों अगर आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेरी को अगर आपको होता है तो आप हमें उससे रिगार्डिंग आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे आपको क्लियर करने का प्रयास अवश्य करेंगे। जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा। मानव भूगोल जो है वो कल्याणपरक विचारधारा कैसी है। तब मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा के 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा की 3 मुख्य यानी प्रमुख विशेषताओं को लिखें। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि कल्याणपरक विचारधारा की 3 विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित क्या विशेषताएं हैं? तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा कि इस विचारधारा में निर्धनता यानी जो गरीब लोग होते हैं वो प्रादेशिक असमानताएं तथा अभावों जैसे विषय व नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी आदि इसमें शामिल किए गए। यानी कि पहली जो कल्याणपरक विचारधारा के अंतर्गत पहला हमारा है कि इस विचारधारा के अंतर्गत निर्धन प्रदेश के जो असमानता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अभावें हैं उन अभावों को पूरा करने के लिए वहाँ पर कार्य किए जाएं और साथ ही नगरीय जो स्लम झुग्गी झोपड़ी आदि सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को जो है ठीक किया जाए। यही जो है कल्याणपरक विचारधारा है मानव भूगोल की। यानी मानव भूगोल के द्वारा जो है उन सभी व्यक्तियों निर्धन व्यक्तियों का जो है कल्याण किस प्रकार से किया जाए इस चीज़ों को जो है इसमें बताने का प्रयास किया गया है। दूसरा हमारा है कि कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के मुख्य बिंदु है। इसके बारे में कहा गया है कि मतलब कौन व्यक्ति यानी कौन ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा सामान है जिसको कि कल्याणपरक विचारधारा के मुख्य बिंदु के अंतर्गत रखा जाता है। जी नेक्स्ट हमारा है असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। यानी कि असमानता की जो हमारी जो समस्या थी उन सभी के जो विचार थे उसके समाधान को ढूंढने के लिए हमारा जो है मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा को है जन्म हुआ, जिससे कि चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है संभलने की कोशिश में आने लगी। इसीलिए जो है कल्याणपरक विचारधारा का जो है जन्म हुआ। तो बच्चों ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एलन सी सैंपल के द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषा के 3 मूल बिंदु कौन से। यानी मानव भूगोल की जो परिभाषा है एलन सी सैंपल के द्वारा जो दी गई थी उसकी 3 मूल बिंदु कौन कौन से थे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है, आपको देखने को मिलेगा कि एलन सी सैंपल ने जो है एलन सी सैंपल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा के 3 बिंदु निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं कि पहला नंबर कहता है कि अस्थिर पृथ्वी जो है हमारी अस्थिर है, वो हमेशा जो है घूर्णन कर रही है। किसका? तो सूर्य का। और पृथ्वी का घूर्णन कौन कर रहा है? तो हमारा चंद्रमा जो कि हमारा उपग्रह है।
और दूसरा है हमारा कि मानव के परिवर्तनशील संबंध, यानी मानव का जो है हमेशा एक परिवर्तन होता रहता है, उनके मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से उनका जो है परिवर्तन हमेशा जो है होता रहता है, उसी को कहा गया है कि मानव के परिवर्तनशील संबंध। तीसरा है हमारा भौतिक पर्यावरण, यानी कि हमारे जो समाज यानी हमारा जो पर्यावरण है वो एक भौतिक पर्यावरण है, जिससे कि हम अपने कार्य का संपादन करते हैं और अपनी सहायता के लिए अनेक चीज़ों का निर्वहन करते हैं। तो ये हो गया तीसरा हमारा भौतिक पर्यावरण। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आप सभी को ये बता दूं कि इस प्रकार के एक वीडियो जो है आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हमने जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद इस तरह के जो है क्वेश्चंस को लाए हैं, जो कि आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की भी संभावना है और पिछले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं। तो आपको इसके साथ साथ नॉलेज भी प्रदान करने का हमारा उद्देश्य था, जिससे कि हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि नवनियतिवाद से आप क्या समझते हैं। नवनियतिवाद क्या है, नवनियतिवाद से आप क्या समझते हैं। तो नवनियतिवाद का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि आंसर क्या कहता है कि प्रकृति ने मानव के विकास के भरपूर अवसर प्रदान किया, यानी कि प्रकृति ने मानव के लिए जो है एक संपूर्ण रूप से जितने भी अवसर हो सकते थे वो मानव के लिए जो है प्रकृति ने प्रदान किए, यानी दिए हैं। मानव इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। मानव जो है इन सभी मतलब कि जो अवसर हैं इनका एक सीमा तक प्रयोग कर सकता है। इसलिए संभावनावाद की जो दी गई विद्वानों ने जो आलोचना की है, यानी कि इन सभी चीज़ों का मानव जो है वो प्रयोग कर सकता है जो प्रकृति ने जो अवसर दिए हैं। लेकिन इसलिए संभावनावाद की जो दी गई विद्वानों ने जो आलोचना की है, मतलब कि जो संभावनावाद के जो विद्वान थे उन्होंने इस बातों की आलोचना की है। नवनियतिवाद ने तो ये सभी चीज़ दी, लेकिन संभावनावाद ने इस चीज़ों की आलोचना की है, यानी कि आलोचना करके ये बताने का प्रयास किया। आलोचना का मतलब यह होता है कि उसके बारे में जो है अलग प्रकार की बातों को देना। तो इसमें जो है ग्रिफिथ टेलर ने इस आलोचना द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है। मतलब ग्रिफिथ टेलर ने आलोचना के द्वारा नवनियतिवाद की विचारधारा को प्रस्तुत की है। उसके अनुसार यानी उनके अनुसार जो है एक भूगोलवेता का कार्य परामर्शदाता का है, न कि यानी कि एक भूगोलवेता जो होता है उनका कार्य परामर्श देने का यानी सलाह देने का है, न कि प्रकृति की आलोचना करने का। यानी प्रकृति क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, ये बताने का नहीं है एक भूगोलवेता का कार्य। भूगोलवेता का तो कार्य है कि परामर्शदाता का यानी परामर्श देने का कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है, आपके लिए क्या सही है ये आपको खुद समझना पड़ेगा। तो वो यह है, इसका मतलब यह होता है। और मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है। मानव जो है वो पृथ्वी पर रहता है और उस पर निर्भर करता है। ये सही बात है कि सही बात कही है ग्रिफिथ टेलर ने कि मानव जो है वह ना ही प्रकृति का दास है और ना ही पृथ्वी पर और ना ही जो है उसका स्वामी है। पृथ्वी पर रहता है और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यही हमारा हो गया जो बच्चों आपको अति लघु उत्तरीय का संपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको करवा दिया। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्नों को करवाऊंगा और साथ ही उसको समझाने का भी प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ों में क्लैरिटी आए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए और आपके आंसर जो है आपके दिमाग में तैयार रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।